बड़ी ज़ुबानें, बड़े अदब, इस बड़े से मुराद है जिनका अहाता, जिनका दायरा बड़ा होता है। वैसे तो हर ज़ुबान, हर अदब मसावी और एक जैसी अहमियत का हामिल है। बड़ी ज़ुबानों के असरात छोटी ज़ुबानों पर, बड़े अदबी दायरों के असरात छोटे अदबी दायरों पर होते हैं। तो अंग्रेज़ी में लिखे हुए अदब का असर उर्दू पर आता है। क्या उर्दू से ये असर मकामी ज़ुबानों पर भी जाता है? इस हवाले से इससे पहले हमने हिंदको पर बात की थी। आज की गुफ्तगू जो है वो पंजाबी अदब के बारे में है। जनाब महमूद अवान साहब से हमने गुफ्तगू की है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और महमूद अवान साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। इससे पहले भी महमूद साहब से एक बात हो चुकी थी। दूसरी बात जो है उसी तनाजुर में महमूद साहब, इसका भी जो है मैं इंट्रो में कुछ वजाहत बयान कर चुका हूँ। तो सवाल ये है बुनियादी तौर पर कि जो मगरबी अदब है, मगरबी अदब का मतलब आलमी अदब चलें कर लें, जो अंग्रेज़ी में है या उसमें ट्रांसलेट हो जाता है। आम तौर पर उर्दू में जो चीज़ें आती हैं वो वहाँ से आती हैं, तनकीद में आएँ, तख्लीक में आएँ, ट्रेंड्स हैं, रुझानात हैं, मौज़ूआत हैं, मसाइल हैं, कुछ वहाँ से भी आते हैं। तो इसका मतलब है कि उर्दू अदब जो है वो चलता है आलमी अदब के पीछे एक तरह से। इसी तरह एक तासुर ये भी है कि जो मकामी ज़ुबानें हैं वो उर्दू के पीछे चलती हैं उसी तरह से। तो ये एक तो ये फरमाएं कि क्या ये तासुर दुरुस्त है, और है तो किस हद तक है, और अगर ये है तो दूसरा जो उसके अलावा जो कुछ है, यानी इस असर के अलावा जो ज़ुबान के पास है वो क्या है जो उसकी इम्तियाजी पहचान बनाता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये ठीक है, इसको भी थोड़ा एलेबोरेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को भी, और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंजाबी। जितना मुझे आता था मैंने बात कर दी, अब आप बात करें। बिल्कुल सही। अब देखें, एक पंजाबी, ये बात तो ठीक है, सारे इन्फ्लुएंसेस तो लैंग्वेजेस के होते हैं कि अंग्रेज़ी का यहाँ पे हुआ है या रशियन लिटरेचर का यहाँ पे हुआ है, और डिफरेंट रीजंस थी उसकी। वो एक लंबी फिर एक गुफ्तगू है कि क्यों उर्दू ने जैसे जो मुस्तार लिया है वो क्यों लिया। हम जो फिलहाल बात कर रहे हैं वो बड़ी ज़ुबान के तनाजुर में जी, क्योंकि जो बड़ी ज़ुबान है जी हाँ, वो अपने निस्बतन छोटी ज़ुबान पर असर डालती है, बस इतनी बात। अब ज़ाहिर है इसमें तो फिर ये मसला है कि पंजाबी जो है वो छोटी ज़ुबान नहीं है। हाँ, यही मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था। इसमें तो फिर हम ये कहेंगे ना कि पंजाबी जो है या जो लोकल लैंग्वेजेस हैं बाकी भी, वो उर्दू से बहुत पहले की हैं, और जो उसके अंदर रिटन लिटरेचर है नहीं, बाकी बात ऐसा नहीं, क्योंकि अगले दिन मैंने हिंदको के बारे में बात की अहमद हुसैन मुजाहिद साहब से ना। हिंदको बेशक पुरानी जुबान हो, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो कुछ लिखा जा रहा है वो अभी से है। इसी तरह मतलब जो बाकी जुबानों का लिटरेचर है वो रिटन लिटरेचर, लेकिन कम है। ये पंजाबी वो जबान है जिसमें जिस जबान की में एक मजहब की एक पूरी किताब है जो आज से 600 साल पहले लिखी गई। ठीक है, पंजाबी की बात हो रही है। हाँ जी, पंजाबी डेफिनेटली, मैं पंजाबी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ। सिंधी भी बड़ी ज़बान है, पंजाबी बड़ी है। सो पहला क्वेश्चन तो ये अगेन कि किसने किससे मुस्तार लिया है, ठीक है, वो एक लंबी एक और डिस्कशन है जी। लेकिन अगर हम इसको पैरिटी पे रखें सारी लैंग्वेजेस को, तो पंजाबी की जो तारीख है वो तो बाबा फरीद से भी पहले की है। हम कहते हैं कि भाई बाबा फरीद और बाबा नानक के दरमियान अराउंड 300-400 ईयर्स का टाइम है। हाँ, बाबा फरीद को 1000 साल तकरीबन हो गए हैं, और बाबा नानक 600 तकरीबन साल हो गए, 570-80 साल। तो अब इसके दरमियान ये हो ही नहीं सकता कि बाबा फरीद जैसा इतना बड़ा शायर हो एक ज़बान का, और दूसरा बड़ा शायर हमें बाबा नानक मिल रहा हो, उसमें हमें शायरी ना मिले। ये मुमकिन नहीं है कि मतलब उस वक्त यार 400 साल में वो मिले नहीं हमें। देखिए, वो रिकॉर्ड नहीं हुए, वो ढूंढे नहीं गए, वो ऐसे बंदे चुप करके तो नहीं बैठे हुए थे। यानी एक ट्रेडिशन जो वहाँ से चल पड़ी थी, और हो सकता है उससे पहले से भी चल रही थी, जो कि हम कहते हैं कि जो नाथों की ज़बान थी उससे पहले, वो ज़बान भी पंजाबी की ज़बान थी। वो जो लिख रहे थे वो पंजाबी से रिलेटेड था, पंजाबी लैंग्वेज का ही पार्ट था। तो अगर वहाँ से वो कंटिन्यूटी लेके हम आते हैं तो ये नहीं हो सकता कि 400 साल गायब हो गए। सो ये इतनी बड़ी ज़बान है हमारे लिए, ठीक है, सबके लिए, और इट्स अ नोन फैक्ट। अच्छा, हुआ ये है कि पार्टीशन के बाद जो पंजाबी ज़बान के साथ हुआ, हम चले तारीख में, हिस्ट्री में नहीं जाते, हमारे अपने क्लासिक्स पोइट्स के पास हम नहीं जाते, लेकिन जो क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो बेसिकली जो मॉडर्न पंजाबी एरा है या पंजाबी राइटिंग है उससे रिलेटेड। क्योंकि मुनीर न्याजी साहब ने या जिन्होंने बाद में जो काम किया है, उन्होंने अपनी उर्दू ही शायरी को पंजाबी के अंदर डाल दिया, यानी वही थीम, वही
फ़ज़ा जो है वो उसको उन्होंने सिर्फ थोड़े से ऐसे ये जो निसाब की किताबें हैं जो हमने भी पढ़ी थी, मतलब शरीफ कुंजाई से और पीर फजल गुजराती से शुरू करते हैं, उससे पहले सब क्लासिक है और वो सब बिल्कुल एक ही मामले में समेट देते हैं। क्योंकि हमारा तो इसके ऊपर एक और भी लंबी डिस्कशन है ना कि कॉलोनियल पीरियड में जो पंजाबी पोइट्री हुई है मियां मोहम्मद बख्श की, देखिए वो बड़ी मिक्स लैंग्वेज, वो पंजाबी उस तरह की पंजाबी ज़बान नहीं है जो आपको वारिस शाह के यहाँ मिलती है या इवन जो शाह हुसैन के बुल्ले शाह के पास मिलती है। तो वो जो लैंग्वेज की उसको फ्लूइडिटी कहें, ज़ाहिर है देखिए मैं तो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज का कायल नहीं हुआ ऐसा, आई डोंट बिलीव इन, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होती है टाइम के साथ, वैसे भी इंक्लूसिव होना चाहिए एब्सोल्युटली। लेकिन कॉलोनियल इम्पैक्ट तो है ना, फारसी का इम्पैक्ट तो है, अरबी का इम्पैक्ट तो है। तो जो वो कॉलोनियल एरा के हमारे शायर हैं, मियां मोहम्मद हो गए, ख्वाजा गुलाम फरीद हो गए, उसमें आपको लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज आपको नजर नहीं आती जो पिछले हमारे क्लासिक्स की ऐसे। हालांकि वो हम उनको अपना आखिरी क्लासिकल पोएट मानते हैं। आपका क्वेश्चन जो है वो पार्टीशन के बाद का है कि जो एरा पार्टीशन के बाद पंजाबी लैंग्वेज के साथ क्या हो, क्योंकि जितने लोग थे पंजाबी इंटेलिजेंशिया वो तो पार्टीशन के टाइम पे चले गए, इंडिया चले गए, ठीक है, ईस्ट पंजाब में चले गए। तो यहाँ पे जो यानी जो हमारा इंटेलिजेंशिया था पंजाबी का, अमृता प्रीतम देख लें आप, उसके बाद मोहन सिंह देख लें, वो जो हमारा उस टाइम का इंटेलिजेंशिया था जो पंजाबी में लिख रहा था, तो वो पार्टीशन के टाइम पे वो इंडिया चला गया। तो हमारी वो मैगजीन्स भी निकाल रहे थे, वहाँ पे एक फ्लरिश हो रही थी, एक लिटरेचर, तो एक पूरा पॉज आ गया उसके बाद। ठीक है, और वो लिखते हैं यानी गुरमुखी में, जी गुरमुखी में, और वो लेकिन उनको शाहमुखी सबको आती थी, देखिए मोहन सिंह को आती थी, अमृता प्रीतम को आती थी, क्योंकि इस ट्रेडिशन जो यहाँ की जो ट्रेडिशन थी, वो ट्रेडिशन में तो वो शाहमुखी या उर्दू पढ़ते थे, ये सारे उर्दू इनको आती थी, स्क्रिप्ट आता था। लेकिन वहां जाकर तो बदल गया ना, यकीनन क्योंकि वो ज़ाहिर है उसकी उनकी ऑडियंस ही चेंज हो गई, उसकी ऑडियंस ही, वो हम उस क्वेश्चन पे आएंगे कि वो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट रिलीजन के साथ कैसे लिंक हुआ है और उसका नुकसान पंजाबी को क्या हुआ है, लेकिन वो फॉर सम अदर डे। तो पंजाबी एक तरह से आप ये समझ लें कि जो जब पार्टीशन हो गई तो उस टाइम पे एक नेशनल थीसिस भी क्रिएट हुआ ना जी, वन नेशन वन लैंग्वेज। तो वन नेशन वन लैंग्वेज में तो फिर कोई और ज़बान फिट नहीं होती थी सिवाय उर्दू के। और दूसरा जो क्लर्कोक्रेसी आई यहाँ पे पार्टीशन के टाइम पे, क्योंकि बंगाल में वो एक्सपीरियंस कर चुके हुए थे यूपीसीपी में, तो वो ट्रेंड जो ऑफिशियल क्लास थी जो कि दफ्तर चलाने वाली क्लास थी, वो उसको उन्होंने पंजाब में इंपोर्ट किया, क्योंकि पंजाब तो 1849 में आके फतह हो रहा है, बंगाल में वो 1757 में ले चुके हुए थे। तो आप ऑलमोस्ट 90 प्लस ईयर्स जो है वो पंजाब इंडिपेंडेंट रहा। तो यहाँ पे जब उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था अपना लैंग्वेज, हर जगह गोरा जो है वो वर्नेकुलर लैंग्वेज लगाता था, जो लोकल लैंग्वेज थी, बंगाल में बंगाली थी, फिर सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन जब पंजाब में आए तो उन्होंने पंजाब की जो लोकल लैंग्वेज है उसको इग्नोर करके उन्होंने उर्दू इम्पोज कर दी। और वो अलग बात है कि रंजीत सिंह के कोर्ट की ज़बान भी फारसी ही थी, तो वो डाइकोटमी है ना जी, पंजाबी के साथ वो की कहते हैं एक ध्रुव नहीं हुआ ना ज़बान, बट देयर इज होल सीरीज ऑफ इट। तो पार्टीशन के बाद वो जो प्योर पंजाबी जेन्युइन पंजाबी राइटर्स थे वो चले गए, पीछे जो रह गए वो ज़ाहिर है उनकी अपनी एक लेजिटिमेसी का भी क्वेश्चन था। आपको जब एक लैंग्वेज कहीं है ही नहीं ना, वो इतने अरसे तक सिनेमा में रही ना वो फोक में रही, बिकॉज मेन स्ट्रीम, मेरा एक आर्टिकल भी था, क्योंकि लाहौर बन गया ना जी सेंटर, बाकी जो फ्रिंज है वो तो फिर ख़त्म ही हो गया। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है पंजाबी की, या पंजाबी की जो लिटरेरी लैंग्वेज है, वो हम उसको लेंदी लैंग्वेज कहते हैं। हमारी शाहपुरी उसको कह लें, जो हमारा लहजा जो है वो जो बेल्ट है, वो बेल्ट हम उसको लिटरेचर की लैंग्वेज मानते हैं। बाबा फरीद बार के हैं, बाबा बुल्ले शाह देख लें, वारिस शाह देख लें, सो हमारा तो वो तो बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम से ही निकल गया। तो वो जो माझी थी डायलैक्ट हमारा एक, या दुआबई, वो जो मेन स्ट्रीम अर्बन सेंटर्स की लैंग्वेज थी वो प्रिवेल कर रही थी, और उसमें जो रहने वाले लोग थे उनके लिए तो अपने सर्वाइवल का इशू था। सो आप ये देख लें कि उस टाइम पे जितने भी लिखने वाले हैं वो सारे प्राइमरीली उर्दू लिखने वाले हैं, और फिर पंजाबी में उन्होंने कुछ जो है ना वो उधर भी कुछ लिखा। तो वो जो आपका इंप्रेशन आता है वो इस वजह से इंप्रेशन, और फिर जो बाद की एक जनरेशन आई बहुत अच्छा समझे मामले को हम कि भाई ये उसकी वजह है। जी, तो इसका मतलब है कि ये जो एक नजम से सैयद एक एक्सेप्शन है, लेकिन उसमें हम बाद में आएंगे। नहीं ठीक है, ज़ाहिर है एक्सेप्शंस और भी होंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो आप नजम साहब का नाम लिया, बड़े आदमी, यानी इसका मतलब है कि ये जो तासुर है कि वो पंजाबी जो है वो यहाँ के उर्दू के रुझान के पीछे चल रही है, वो उन लोगों की पंजाबी है जो पार्टीशन के बाद वो अलग एक लिखने वालों की एक जमात या गिरोह या एक बना, और वो बजाय इसके कि वो पिछली पंजाबी की तरफ देखता, उन्होंने अर्बन पंजाबी को चुना
और जाहिर है वो चूंकि उर्दू में लिखने वाले भी थे, उनका इस तरफ एक्सपोजर भी था और अर्बन सेंटर्स में ही बैठे हुए थे, तो उनका चूंकि एक्सपोजर उधर भी था, तो चीजें उनको पहले से पता थी, तो वो उसको पंजाबी में भी डाल रहे थे। तो इसी वजह से ये तासुर बनता है कि वो उसको फॉलो करे। ठीक है, वरना देखिए उर्दू लैंग्वेज जो है, और नथिंग अगेंस्ट उर्दू वाली बात है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज बन गई इस सरजमीन की ज़बान, लेकिन वो यहाँ से स्प्राउट तो नहीं हुई ना, वो एक मिक्सचर थी। ठीक है, वो जो लश्करी ज़बान जिससे हम कहते हैं, ये बहस अलग से है, लेकिन ठीक है, हिंदी ज़बान वाला भी नहीं है, वो हिंदी भी थी, हिंदुस्तानी थी, जो भी थी। आप देखें ना, एक ही ज़ुबान है, आप ठीक है ना, आप जितने भी आप यानी देखें ना नजरिए, वो कहते हैं सिंध से शुरू हुई, कोई कहता है पंजाब से शुरू हुई है, कोई कहता है दिल्ली से शुरू हुई है, ठीक है, तो यही है ना। लेकिन आप ये देखें तो ये सारा एक ही इलाका है बुनियादी तौर पर, एक ही जुबान का असर है सिंध से लेकर दिल्ली तक, ठीक है ना, जिसे आप इंडस की मगरबी किनारे की जुबान कहते हैं ना, तो वो जिससे भी बनी है, इसका मतलब वो यहीं की है, एक बड़ी जुबान का एक हिस्सा है ना। जब आप अलग करते हैं छोटी छोटी जुबानों को, छोटी का मतलब ये है कि मेरा ख्याल ये है कि सिंध से लेकर दिल्ली तक सारी की सारी जुबान है, इसको एक ही जुबान समझना चाहिए, एक ही जुबान के मुख्तलिफ रूप है। आप देख लें, हम समझ लेते हैं एक दूसरे की जुबानें, सिंधी समझ लेते हैं, सराइकी समझ लेते हैं, अगर उसको अलग जुबान समझा जाए तो जो है इवन पोठवारी भी समझ लेते हैं, यहाँ की जो लहजा है, और पंजाब के सारे हरियाणवी और आगे तक जो खड़ी बोली है उस तक चले जाते हैं। नहीं, कराची वाला नहीं समझ सकता ना सरगोदे को शाह की जुबान, देखें ना, पॉइंट मेरा ये है, ये यूपीसीपी वाला जो है, देखें उर्दू जुबान कराची वाला कौन सा आदमी आप बात कर रहे हैं? नहीं, जो भी माइग्रेट करके आए हैं, सिंध के आदमी की बात करें, सिंध वाले को तो बिकॉज देखिए ना, आप अंग्रेज हो अगर और आप आके यहाँ पे रहना शुरू कर दें, ठीक है, तो बेशक आप 100 साल रहे हैं, तो यहाँ के आदमी की जुबान आप उस तरह तो नहीं समझ सकेंगे। देखिए ना, आपके दो स्कूल ऑफ थॉट थे ना, देखें उर्दू लैंग्वेज के, मैं उर्दू लैंग्वेज का जाहिर है ये बात नथिंग अगेंस्ट उर्दू, और मैं उर्दू लैंग्वेज का जाहिर एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, आप हैं, लेकिन लखनऊ और दिल्ली सेंटर्स थे ना उर्दू लैंग्वेज के, तो लखनऊ और दिल्ली कहाँ है? मेरा पॉइंट ये है, देखिए ये जो पाकिस्तान खिता बना है वो उसमें लखनऊ और दिल्ली तो शामिल नहीं है, और आप मेरा पॉइंट मैं समझ गए, इससे ज़्यादा कि मैं फर्दर एलैबोरेट करूँ और उर्दू वाले नाराज हो जाएं। देखिए लखनऊ और दिल्ली की क्योंकि लैंग्वेज अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ आती है, जो उसकी ज़बान है, उसकी लफ्ज़ाली, उसका ईडीएम, उसका मुहावरा, वो जिस कल्चर में, जिस स्पेस में, जिस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर प्रोपेगेट होती है या फैलती है, वो वहाँ का एक्सपीरियंस लेके आती है। हम जब अपनी ज़बानों वाले बात करते हैं, हम कहते हैं भाई इस खिते के जो लोग हैं, जो इस खिते में शामिल हुए, उनका देखिए उर्दू बन गई ना हमारा, और वो नथिंग अगेंस्ट उर्दू अगेन, लेकिन 80 साल अब हो गए हैं। मेरा जो पॉइंट है, मैं जो पॉइंट एलैबोरेट कर रहा हूं, मैं पॉइंट एलैबोरेट कर, मुझे एक बात सिर्फ छोटी सी करें, उस पे आप एग्री कीजिए। अभी आपने कहा कि अर्बन एक पंजाबी का लहजा है, जी जी, ठीक है ना, जो कटा हुआ है आपके उस लहजे से जो इससे पहले का लहजा था। करेक्ट। इसका मतलब है कि इस तरह का एक मामला आप खुद पंजाबी के एक लहजे के साथ भी रखते हैं। जी हाँ, कि वो रूट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नहीं, मतलब उसमें ज़्यादा आगे ना चीज़। नहीं, मैं उसकी रीजंस हैं, देखिए वो फिर बहुत लंबी डिस्कशन है। मैं ये कहता हूँ कि जो अर्बन सेंटर्स हैं, अर्बन सेंटर्स में हमेशा चीज़ें डाइल्यूट हो जाएंगी, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज, डिफरेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट एज वेल, तो उसके अंदर आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप डाइल्यूट करते हैं। और ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ खुशाबो सरगोदे में, तो लाहौर जाके साड़ी लैंग्वेज भी डाइल्यूट हो गई ना ऐसे। सो हम भी थोड़ा सा माजे का इम्पैक्ट ले आए कहीं ना कहीं, बिकॉज आपने उनके साथ प्योरली, मैं जब सरगोदे वाले से मिलूंगा, हम डाइल्यूट किया हुआ एक हिस्सा क्यों ना समझें? नहीं समझ सकते हैं, वो कोई है ही नहीं है, लेकिन मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा था, मैं पॉइंट देखिए, अब तो 80 साल हो गए ना, अब तो बहस खत्म हो गई, क्योंकि देखिए उर्दू जो है वो लोकलाइज हो गई है इन सो मेनी वेज, लोकल जबानों के लफ्ज आ गए हैं, हमारा बोलने का लहजा डिफरेंट है। देखें इतना अर्सा कराची वालों को शिकायत नहीं, कराची वालों को, कराची वाले अपने आप को ज़बान समझते थे ना, तो ये तो लाहौर वालों को तो नहीं मानते थे एट दैट स्टेज, ये तो नॉन फैक्ट है। तो ठीक है, लेकिन टाइम था वो खत्म हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि वो अब हम बहुत आगे निकल आए हैं। सो अब लिंगुआ फ्रैंका तो ये बन गई ना कि अब 4-5 सूबे जो है, मतलब पहले अगर नहीं थी तो अब बन गई, विच इज फाइन, जाहिर है। और वो कोई लेकिन ये क्लास का क्वेश्चन है, मेरा पॉइंट ये था। वो उसकी तरफ, मैं पंजाबी की तरफ क्वेश्चन को बाद में मैं उसको कंक्लूड करता हूँ। लेकिन लैंग्वेज क्लास का क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन ये है कि एक टाइम था कि जो आपकी जो आपकी एलीट थी वो उर्दू बोलती थी, क्योंकि आपकी एलीट कहाँ से आई है, नवाबों की और आपके कोर्ट की, जी बिल्कुल ठीक है, वो एलीट थी, वो उर्दू बोलती थी। बाकी जो थे, वो जो उनकी लोअर क्लास थी, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, वो अपनी ज़बानें बोलती थी, पंजाबी वाले पंजाबी बोलते थे।
तो वो क्लास के साथ, अब जब वो जो उनके काम करने वाले, तो पंजाबी साडा एक है ना जी, ईडीएम जिहा बनया है कि सरगोदे बैठा सी ना एक मार दे नाल ओदा अपना कमी एक, और नथिंग डेरोगेटरी, ज़ाहिर है क्लासेस बनी है, तो उन्हें किसी ने कमी को पूछा, नाल बैठा सी बंदा, भी तेरा मजहब केड़ा? उन्हें कहा भी मेरा मजहब वही है जो मेरे परबंद है, जो मेरे मालक जो मार साहब का मजहब वही मेरा मजहब भी है। लैंग्वेज में भी यही हुआ कि अब जो उनके साथ काम करने वाले थे, ब्लू क्लास थी, ब्लू कॉलर क्लास जो थी, वर्कर क्लास जो थी, वो जिनके घरों में काम कर रही थी, उन्होंने उनकी ज़बान एलीट की उर्दू थी, उन्होंने अपने बच्चों को उर्दू पढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने समझा कि पंजाबी इज़ गॉड, उर्दू मीडियम स्कूल बनने शुरू हो गए, वो सारे उर्दू में कन्वर्ट, यानी जो एक जनरेशन जो गांव से आई थी जो कि पंजाबी बोलती थी या कोई अपनी सिंधी वो इम्पैक्ट एक डिफरेंट है, चले पंजाबी पे मिसाल के तौर पर उन्होंने उर्दू अपने बच्चों को पढ़ानी शुरू कर दी, उर्दू मीडियम में भेज। अब जब इस क्लास में देखा गई है तो अब मेरी तरह की लैंग्वेज बोलनी शुरू हो गई है। जैसे वो फ्रेंच ज़ार था ना, तो वो उससे किसी ने पूछा कि तू रशियन नहीं बोलता, तेरी ज़बान रशियन है, क्योंकि फ्रेंच कोर्ट की ज़बान फ्रेंच थी। उन्होंने कहा मैं अपने घोड़े नाल रशियन बोलता, ठीक है। वो नेटिव के लिए जो है वो इस लेवल का हेटेड और डिफरेंस है। तो अब जब उन्हें पता लगा कि ये भी अब उर्दू बोलने शुरू हो गए, तो इस क्लास ने अंग्रेजी में कन्वर्ट होगी। अब इनके घरों की ज़बान, ये जो एलीट थी, अब उनके घरों की ज़बान अंग्रेजी है, तो फिर इंग्लिश मीडियम बनने। अब जो हमारे घरों में काम करने वाले हैं लोग जो डिपेंडेंट हैं इस इकनॉमिक क्लास, वो उनको चेंज करते हुए अब उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी आ जाए। अब जब ये होने लगा तो एलीट ने कहा कि यार ये तो अंग्रेजी तक भी पढ़ गए ना, सो वो वापस बूमर रहेंगे, वो वापस आ गए, उन्हें कैसे पंजाबी बोलेंगे और अंग्रेजी बोलेंगे नाल पंजाबी बोलेंगे। एलीट जी है लाहौर दी, आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। सो डायनेमिक्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ क्लास ਦੀਆਂ ਨੇ, क्लास ਦੀਆਂ। सो लिटरेचर में भी यही हुआ है कि वो लोग क्योंकि उर्दू मेन स्ट्रीम थी, उर्दू को लिख रहे थे, और ये जो लोग आए हैं इन्होंने अपनी उसी तरह का, आप समझे पंजाबी को उन्होंने एक उर्दू का लहजा बनाने की कोशिश की है जो इन्होंने लिखा है, इसमें 2-4 नाम मैंने जिक्र किया, और कुछ ने बिल्कुल लिखा ही नहीं। अब कृष्ण चंद्र पंजाबी था, साधु हुसैन मंटो पंजाबी था, फैज साहब ने भी एंड पे आके वो इकबाल पंजाबी है, राशिद पंजाबी है, सो तुसी देख लो ना, अमजद पंजाबी है, जो बड़े जो लोग, तो इन्होंने जब यानी अवेयरनेस ही नहीं थी, सेंसिबिलिटी ही नहीं थी कि नेटिव लैंग्वेज या एक लफ्ज़ कैसे बनता है एक ज़बान का, उसका एक्सपीरियंस उसके अंदर 1000 ईयर्स का आता है, तो वो आया ही नहीं। सो इसलिए वो एक इम्प्रेशन ये क्रिएट होता है, एक तो लिखी ही नहीं गई, और इम्प्रेशन ये क्रिएट होता है कि वो उर्दू से। आखिर में हम ये फिर एक जुमला इस पे फरमा दें कि फिर जो इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाबी के लिखने वालों की, उसमें जो पंजाबी के इम्तियाजी मामलात हैं जो इस सारे असर के तहत नहीं है, वो कौन कौन से हैं? एक दो, यानी कि वो क्या क्या लिख रहे हैं लोग, यानी अपने लहजे की तरफ गए हैं वापस? जी बिल्कुल गए। अब देखें ना, ये वो जो एक स्लैंग बन गई थी जंगली ने, ठीक है, मतलब वो एक डेरोगेटरी लैंग्वेज बेसिकली, तो डेरोगेटरी जी हाँ, जब लफ्ज़ ऐसे है कि जंगल के रहने वालों की ज़ुबान, बाहर सारा जंगल है, ठीक है, तो बाहर की ज़बान है ना, बेसिकली तो बाहर की ज़बान, और इसमें खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए हमें, कोई मेरी एक नज़म भी है ऐसा जंगली, तो वो हम पढ़ेंगे सुने। तो लेकिन जो वो प्रोपेगेट की गई वो एज ए डेरोगेटरी स्लैंग के तौर पे ऐसी था। लेकिन इकबाल ने अगर मर्दे बंदा सहराई या मर्दे कोहिस्तानी कहा है, तो यह सहरा और उनके जंगल भी शामिल कर लेना चाहिए। हाँ, उन्हें देखी नहीं, लाहौर निकली नहीं। कहना कि अगर कोहिस्तान का आदमी या सहरा का आदमी जो है वो फितरी हो सकता है, तो जंगल का आदमी भी। तुसी देखो ना कि इकबाल जेड़ा जर्मनी ते वेखा है, उन्हें 12 नहीं वेखियां जा। देखो जी ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है इस खिते दी, उत्थे बाहर है, हड़प्पा है, ठीक है, उत्थे दा कोई एक्सपीरियंस इकबाल ही नजर नहीं आंदा। यानी तुसी नेटिव दे थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा फॉरेन सारा एक्सपीरियंस आ रहा है ज़बान ऐसे। वो रूट है ना इल्म का, जस्ट थिंक अबाउट इट। हाँ, इल्म का एक रूट था, नहीं उसी पर है रूट। तो ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है, ये हम ये कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म करता ही ये है कि हर लोकल चीज जो है वो हीणी निकी हो जाती है, तो हर फॉरेन चीज एलिवेट हो जाती है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इल्म का रूट जो उन तक पहुंचा था वो उसी तक रहे होता, बिल्कुल। सो मतलब एक्सप्लोर नहीं किया ना उन्होंने, यार मैं जिस जगह पे, वो हीनी की कोटेशन थी कि ओनली लोकल कैन आर्टिकुलेट द ग्लोबल, कि ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ लोकल नहीं होंगे ਤੁਸੀਂ ग्लोबल आर्टिकुलेट किमें कर लोगे। सो पॉइंट ये, लेकिन अब जो नया मॉडर्न लिटरेचर लिखा जा रहा है पंजाबी का, उसमें पेरिफेरी से लोग आके, उर्दू में भी अब यही हो गया, तो वो जो पेरिफेरी में अपने लहजे में अपने डायलेक्ट में लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। प्रिंटिंग भी ईजी हो गई है, अब जंग से लोग लिख रहे हैं, सरगोदा से लिख रहे हैं, खुशाब से लिख रहे हैं, बार के एरिया से ननकाने से लिख रहे हैं। सो एक आप ये समझ लें कि जो फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है प्रिंटिंग की ईजीली राइटर्स को भी, तो उन्होंने कहा कि हम अपने लहजे में अपने डायलेक्ट में लिखेंगे। तो जो निगलेक्टेड डायलेक्ट था, और जो मेन स्ट्रीम हम समझते हैं कि डायलेक्ट है लैंदी का, तो उसमें अब लिखा जा रहा है, उसका एक्सपीरियंस भी अपना है।
यानी उसमें जो कहानी और शेर कहा जा रहा है वो अपने लोकल, अपने एक्सपीरियंस, अपनी लोकल सेंसिबिलिटी के पर्सपेक्टिव में कहा जा रहा है। वो लाहौर का एक्सपीरियंस नहीं है। अब लाहौर से भी हमारे दोस्त ज़ुबैर लिख रहा है, इरफान ने पोइट्री किया, तो वो अब उनका लाहौर का एक्सपीरियंस है, वो भी है। तो पहले ये था कि सिर्फ अर्बन एक्सपीरियंस था, अब हमारा जो रूरल एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है, वो अब भी मेन स्ट्रीम होना शुरू हो गया है ड्यू टू ईज ऑफ पब्लिकेशन। ऐसे ही तो इसका मतलब है कि अब हमें यानी पाकिस्तानी अदब के रुझानात जब हम तलाश करना चाहें जी, तो हमें अपनी उन जुबानों के जो अब जो लिखने वाले हैं उनके उन लोगों को भी देखना चाहिए जो मकामी लहजों के साथ मिलकर ये बिल्कुल जो यानी हाशिए में जो चीजें मौजूद हैं उन पे लिख रहे हैं, तब हम असल रुझानात जो है उनको जान सकें। मतलब देखें ना कि हमारी जो जॉनराज हैं वो पंजाबी की वो इतनी एक्सट्रीम है। अब ढोला नहीं सुना हुआ लोगों ने, जो बाहर के इलाके में जाएंगे उन्हें पता लगेगा ढोला क्या है। वो माइया को तो जानते हैं, माइया को, टप्पे को, बोली को जानते हैं, और ढोले का नहीं पता। ढोला वैन की सूरत में पढ़ा जाता है, और एक पूरा उसका एक कल्चरल, हमारे बाहर के एरिया में चिन्योर सरगोदा के एरिया में उसका पूरा एक कल्चरल ईथॉस है, और वो एपिक भी है, वार भी है, वो लड़ाइयों की भी दास्तान है, वो कबीलों की भी दास्तान, उसके अंदर पूरी हिस्टोरियोग्राफी है उन ट्राइब्स की और उन इवेंट्स की। उनका अब लोगों को पता ही नहीं है ढोला का, और उसका जो रिदम है वो भी डिफरेंट है, वो एक फ्री वर्स है इन अ सेंस, लेकिन वो पढ़ा ऐसे जाता है जैसे लिरिकल है। अब उसका लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं। इस तरह 12 माह है हमारे यहाँ, तो हमारी जो छंद हैं, जो हमारा रिदम्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो वो जो पंजाबी इटसेल्फ हैज इट्स ओन, वो मतलब से हुआ यानी कि अर्बन है, क्योंकि पंजाबी गज़ल लिखी है, गज़ल की तो ट्रेडिशन ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो वारिस शाह की जो हमारे हाफिज बरखुरदार की मिर्ज़ा साहब में है, या वारिस शाह की, वो लिरिसिज्म है ऐसे, या हमारे जो ढोला लिखा जाता है या माइया लिखा जाता है, वो या हिमड़ी गाई जाती है, वो लिरिसिज्म। सो हमारे लिए पंजाबी इज कहने का मतलब ये था, मतलब एक मिनट इस पे कभी आपसे अलग से बात करेंगे। अगर गजल हो भी तो वो उसी रिदम में क्यों ना कहीं जाए जो हमारा अपना रिदम है, बजाय उस उरूज के जो कि उर्दू और फारसी का और उर्दू का उरूज है, बिल्कुल अपने उरूज में गजल जो क्या। और वो हम देखें हमारा जो डोड़ा है, जो 4 वर्सेस डोड़ा है, जो मेन स्ट्रीम जो हमारे सिंगर ने गाया, अब वो जाहिर है वो हमारी गजल है, वो गजल की तरह का एक है। जी हाँ, वो करता कहता उस कंटिन्यूटी में चला ले तो गजल हो जाएगी उसी पैटर्न। लेकिन अगर वो कोई गजल उर्दू में भी कहता, तो हमें तो कोई उससे भी इशू नहीं है, मतलब ठीक है, लैंग्वेजेस दैट इज हाउ फ्लूइडिटी। मैं कह रहा हूँ जो प्योरिटी है जॉनरास की या लैंग्वेज ये अपना फॉर्म्स की, वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। जो बंदा, लेकिन एक्सपीरियंस आपका बारोड नहीं होना चाहिए। ये बात है, असल में एक्सपीरियंस बारोड नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस लोकल और ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसे बहुत अच्छे मामले पे आके बात खत्म हुई। कुछ ऐसी बातें भी आ गई जो जिन पे बात है और जिन पे और बातें करने की ज़रूरत है, लेकिन जाहिर है जब मामले को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके जितने इम्कानी पहलू सामने आते हैं उन पे हम बात करते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ख़ास तौर पर इस गुफ्तगू से कुछ बातें पता चली होंगी, कुछ सवाल सामने आए होंगे, और कुछ और सोचने का और कुछ और देखने का जो एक ख्वाहिश है वो भी पैदा हुई होगी। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये सारी बातें पसंद आई होंगी।